तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग आम्ल, भस्म तथा लवण को सीखते हैं। इसको मैं गहराई से सिखाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो छूटे ही नहीं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आम्ल के बारे में हम लोग, जहां से इसका उत्पत्ति हुआ है, हमारे अस्तित्व में ये कैसे आया, ये सारा चीज पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखो, आम्ल का जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति ये एक लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन शब्द से हुआ है। क्या हुआ है दोस्त? लैटिन शब्द से हुआ है एसिडस से। क्या हुआ है? एसिडस से। और एसिडस का मतलब जानते हो क्या होता है? कहोगे कि हाँ सर, ऐसा तो हम लोग किताब में पढ़े हैं। एसिडस का मतलब होता है खट्टा पदार्थ। मतलब अगर आपसे कोई इसका अर्थ पूछे तो क्या बोलोगे? खट्टा पदार्थ। इसका मतलब कि जो भी पदार्थ खट्टा होगा वो सब अम्ल होगा ना। देखो, अम्ल को हम लोग एक बहुत, आप लोग जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि इसको हम लोग उर्दू में तेजाब बोलते हैं, तेजाब। लेकिन अभी तक बउआ आप लोग को क्या पता था? बोलो तो, अभी तक आप लोग को क्या पता था? अभी तक क्या पता था? बोलिए। कि जो बैटरी में रहता है ना, केवल उसी को हम लोग तेजाब बोलते हैं। नहीं भाई, टमाटर हम लोग खाते हैं ना, तो टमाटर में भी तेजाब होता है, नींबू में भी तेजाब होता है। लेकिन सबका पावर क्या है? अलग अलग। वही तो हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे कि किसको हम लोग प्रबल बोलेंगे, किसको दुर्बल बोलेंगे, कौन सांद्र होता है, कौन तनु होता है। ये सारा चीज के बारे में हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। अगर ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो ये एक रोचक चैप्टर भी है। ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में ये घटित होते रहता है। ये हम लोग सब देखते हैं भाई। देखो, ये उर्दू में इसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, ये तो समझ गए। और हम इसका गुण के बारे में बोले तो इसका जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान बताओ क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछेंगे कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, अब कहोगे सर ये पीएच मान क्या होता है? सब हम बताने वाले हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो आगे इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब देखो, ये क्या करता है? लिटमस पत्र, एगो लिटमस पत्र भी आएगा। क्या आएगा दोस्त? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र ये क्या करता है? तो ये नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। याद कर लेना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब इसको मैं बता रहा हूं, देखो, ये अम्ल को हम तेजाब बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई तेजाब फेंक दिया तो बताओ भूसा से क्या होगा? भूसा से एकदम लाल हो जाएगा भाई। तो बताओ अम्ल में क्या होता है? तो नीला लिटमस से लाल लिटमस पत्र में बदलने का गुण होता है। ये तो समझ गए। ये देखो, और इस क्या करता है? तो ये धातु से क्रिया करके, धातु जानते हो क्या होता है? ऐसे धातु आप लोग को पता होगा कि अगला चैप्टर है, तीसरा। लेकिन अभी धातु देख लो क्या होता है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ऐसे सोना चांदी अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है, समझ गए? ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जानो कि धातु होता क्या है। तो सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या है? धातु है। तो धातु से ये क्रिया करके, क्या करता है? धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका मतलब कि जो अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जरूर रहेगा, तब है ना हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाँ, तो चलो देखो, अगर हम अब इसका परिभाषा, ये कुल मिलाकर के बोले परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे ना? तो देखो, अम्ल किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले का ये बन गया कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं तो बता देना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीला लिटमस पत्र को, ये जो डिफिनेशन बता रहे हैं, इसमें 3 को ऑब्जेक्टिव पूछता है हर एक बार। तो ये डिफिनेशन अगर मान लीजिए कि नहीं आया अम्ल किसे कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ जाएगा। इससे रिलेटेड एकदम गारंटी है।
वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीला लिटमस पत्र को लाल करे तथा जिसका पीएच मान 7 से कम हो, तथा और लिख दो, तथा जो धातु से क्रिया करके क्या करता हो, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। चलो ये डिफिनेशन, जितना हमने गुण बताया वही गुण के आधार पर इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीला लिटमस पत्र को लाल करे तथा जिसका पीएच मान 7 से कम हो, तथा जो धातु से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, अम्ल कहलाता है। तो क्या बच्चों आप अभी के अभी याद कर लिए? अगर याद कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अम्ल सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में। अब जानो भस्म माने क्या होता है, राख। इसको अंग्रेजी में बेश बोलते हैं। बेश मतलब भस्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेश। देखिए अब ये क्या होगा कि ये स्वाद में ये कड़वा होता है। क्या होता है, स्वाद में कड़वा। अब कहोगे सर ये कड़वा क्वेश्चन शब्द होता है, ये बेश यहाँ पर से हटा दीजिए। ये देखिए भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा। अब कहोगे ये क्वेश्चन होता है, कबो करेला खा के देख लेना। चाहे नीम का जो दातुन होता है ना, दतवन, नीम का दतवन, उसे मुंह धोएंगे, चाहे साबुन, सरफ, ये गजब टाइप का लगता है। तो बच्चों ये सब जो है ना, ये स्वाद में कड़वा होता है। अब कहोगे कि सर साबुन कैसे, तो साबुन आपको भी पता होगा कि उसको चखने के बाद वो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। कड़वा तो आप समझ गए, शब्द मतलब शब्द से ही लग रहा है कि गजब टाइप का लगेगा। और कड़वा आप लोगों को पता भी है कि कैसा लगता है। चलो देखो, इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान याद कर लो, पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच मान इसका क्या होगा, 7 से अधिक। देखो पीएच मान जो है ना 7 से अधिक। हम जिधर ये मुंह खुला कर दिए ज्यादा है, मतलब अगर हम देखें कि भस्म का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। यही सब ऑब्जेक्टिव में आता है, एक एक चीज में बता रहा हूं आप लोग को। स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ये क्या करता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, अगर हम लिटमस पत्र यहां पर रखें, लिटमस पत्र को क्या करेगा बताओ तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। क्या करेगा बच्चा, नीला करेगा। बोलो समझ गया कि नहीं। भस्म बोलो, जो स्वाद में कड़वा हो, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, और जो लाल लिटमस पत्र को क्या करे, नीला करे, उसको भस्म कहते हैं। चलो देखो, अगर इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखें, परिभाषा, तो कहोगे सर अब तो हम परिभाषा अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे अम्ल का परिभाषा लिखे तो वैसा ही है। चलो तो लिख करके देखा जाए। बोलो क्या लिखेंगे, भस्म वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, जिसका पीएच मान 7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक हो, तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करे, उसे क्या कहेंगे, भस्म कहते हैं। बोलो ये समझ गए। अब कहोगे कि ये सर धातु से रिएक्शन नहीं करता है, तो धातु से करता है।
धातु से क्रिया करता है, जिसके बारे में हम लोग को आगे सब सीखना है, वे पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, कड़वा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या करे, नीला करे, उसे हम भस्म कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन अम्ल है कौन भस्म है, तो इसका उदाहरण अब हम आपको सिखा रहे हैं। देखो उदाहरण क्या चीज का, तो अम्ल का सबसे पहले उदाहरण देखो, अम्ल का, तो अम्ल का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बबुआ सूत्र क्या होता है जानते हैं, HCl होता है। ये बहुत खतरनाक है। इसका पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान ऐसे तो बताएंगे आगे भी, इसका पीएच मान 1 होता है और ये हमारे पेट में ही ये मौजूद है। ये भोजन को पचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बताओ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या है, HCl। और लिखवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बार बार आएगा इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये H2SO4 जो है ना, इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल। अच्छा बैटरी अम्ल काहे बोलते हैं बोलो, क्या इसके बैटरी में जो पनिया डलाता है ना, तो पानी जो रहता है तेजाब, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसको बैटरी अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र बोलो H2SO4। और बोलो नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, HNO3। उसके बाद आएगा एसिटिक अम्ल, क्या आएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हैं, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो आपको आगे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखो अब बताओ तो, हम पूछेंगे कि अम्ल का उदाहरण बोलो तो कहोगे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। ये सब क्या है, अम्ल। इसका सबसे अच्छा पहचान है। देखो देखते देखते बता देना, अब हम नहीं, अब आगे आगे चलेंगे अब तुम लोग साथ। अब देखो अब क्या करोगे, देखते देखते पहचान लो, क्योंकि हम तो हर एक जगह नहीं मौजूद रहेंगे। जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये देख करके पहचानने आना चाहिए ना, कि याद करके रखोगे। देखो इसमें H दिख जाए तो कह देना अम्ल है, क्या है, अम्ल है। H दिख जाए अम्ल, H दिख जाए अम्ल, H दिख जाए अम्ल है। क्लियर। हाइड्रोजन अगर कहीं दिख जाएगा तो अम्ल होगा, लेकिन बच्चों कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे CO2 है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, तो ये कहोगे कि सर ये भी अम्ल होगा, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, तो अब एक चीज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल बता रहे हैं और गहराई से हम कह दिए हैं, तो सब सिखाना पड़ेगा और मेरा ये तो कर्तव्य है सिखाना। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड, क्या बच्चों, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। तो कैसे हम सर समझेंगे कि ये कैसे अम्लीय हुआ, क्या आप कर रहे हैं। तो देखिए ये CO2 है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अधातु है और ये अधातु का ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे ही SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा बोलो, तो ये भी अम्लीय होगा। लेकिन कैसे हम चिन्हेंगे कि ये सल्फर अधातु है, ये कार्बन अधातु है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पता करेंगे। और ये 3 चैप्टर में धातु अधातु जो चैप्टर है ना, वहां पर तो पता आपको चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आप समझ के चलिए, कार्बन सल्फर, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर और इससे आसान आप चाहते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा है ना, या तो ये 2 रहेगा और नहीं तो 2 से ज्यादा रहेगा। तो देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पर को है 2, तो जब 2 रहेगा तो अम्लीय, 2 अम्लीय। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन को हो गया केवल 1 के बराबर हो गया ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे, ये 0 नहीं है 1 है, सॉरी 0 नहीं, O है, क्या है O। तो ये ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, जिससे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। बउआ ये बता दो ये क्या होगा, अम्लीय कि क्षारीय। ये ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय। जब O का मान इसमें 1 रहेगा तो O उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। कहीं 1 ऑक्सीजन दिख जाए तो समझ जाना कि O
जो भी यौगिक रहेगा उदासीन होगा। क्लियर है? चलो अब मेन है थोड़ा सा और एक चीज हम समझा दें। अब भस्म का उदाहरण समझा दें। भस्म का उदाहरण, भस्म का उदाहरण क्या होगा? तो भस्म के उदाहरण याद कर लो कि हो जाएगा NaOH, KOH, CaOH होल 2, NH4OH, NH4OH, ये बहुत सारा है। इस सब का नाम क्या है? इस सब का नाम क्या है हुआ? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये सब समझाने से अच्छा है कि आपको मैं मास्टरमाइंड बना दूं। देखो क्या मतलब, आपको तत्व का नाम तो पता होगा, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है कैल्शियम। 30 तक तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये बताओ क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और OH लगा रहेगा ना तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो बताओ इसका नाम सोडियम और इसका हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। ये क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? NH4OH। इसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम है, अमोनियम, और ये OH लगा है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर है क्या? सब आपको ये सब समझ में आ गया? अब देखो एक चीज और जानेंगे, नोट लिख सकते हो, नोट। पीछे वाला में हमने अम्ल में क्या देखा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्मीय, जैसे Na2O क्या होगा? भस्मीय। FeO ये क्या होगा? भस्मीय। अच्छा कैसे बुझा रहा है? Fe जो है ना ये लोहा का संकेत होता है, आपको ये आना चाहिए 30 तक हम बता दिए। Fe लोहा है और इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? लौह ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड है और इसको वो बताओ तो क्या कहेंगे? ये धातु का ऑक्साइड होने के कारण ये जो प्रकृति इसका होगा वो भस्मीय होगा। ये बताओ सोडियम ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ये भी क्या होगा? भस्मीय। तो जब ऐसा आपको दिखे तो आप लोग क्या समझोगे? ये भस्म है। ये क्या है? भस्म है। अब कहोगे सर आपने तो बोला है कि O एगो रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। लेकिन ये कहां पर? जब अधातु रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ये धातु का ऑक्साइड के रूप में है और धातु का ऑक्साइड जब रहेगा तो बोलो क्या होता है? भस्मीय होता है। चलो बच्चों आपको मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया है। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, ये मतलब क्या कर रहा है? तो लिख लो कि अम्ल, भस्म तथा लवण। अभी लवण के बारे में आगे सीखना है। अम्ल भस्म तो समझ गए, अम्ल खट्टा लगेगा, भस्म कड़वा लगेगा। ये कैसा लगेगा? इसका pH मान 7 के बराबर होता है। अम्ल, भस्म तथा लवण जल में, कहा? जल में घुलकर, जल में घुलकर विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों? विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालन करते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। चलो देखो, अम्ल, भस्म तथा लवण जल में घुलकर विद्युत धारा का चालन करते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये कहोगे कि ये अब क्या आ गया? तो चलो अब मैंने आपको बोला है कि समझाऊंगा, एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। देखो ये NaCl है, इसको नमक बोलते हैं। ये क्या है? नमक का ये फॉर्मूला है। नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे, क्या करेंगे बच्चों? जब जल में घोलेंगे तो ये आयनों में टूट जाता है, Na+Cl-। ये आप लोग पढ़े होंगे विद्युत अपघटन पहले का चैप्टर में।
विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड जो है एक धातु और एक अधातु से बना हुआ है, धातु और अधातु से, तो ये आयनों में टूटेगा, सोडियम और क्लोराइड में। और सोडियम क्लोराइड में जब टूटेगा बच्चों तो ये बताओ क्या करेगा, विद्युत धारा का चालन करेगा। ये लवण है, क्या है, नमक जो है ये लवण है। अच्छा कैसे हम समझ गए कि ये लवण होगा, कैसे समझ गए, तो NaCl जो है ये खट्टा लगता है, कहोगे नहीं सर। ये कड़वा लगता है, नहीं सर। तो जब दोनों नहीं लगता है तो लवण होगा NaCl। और इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, कहोगे नहीं सर। तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो अम्ल नहीं होगा। OH जब रहेगा, OH तो भस्म का पहचान है। OH रहेगा तो क्या रहेगा, भस्म। अभी मैंने बताया है ना, देखो इस सब में OH रहेगा, क्या रहेगा, इस सब में OH रहेगा तो भस्म। नहीं तो धातु का ऑक्साइड होगा तो भस्म होगा। ये तो आपको देखते देखते पहचानना है, ऑब्जेक्टिव एकदम में लिख लो कि गारंटी है। क्या आएगा, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, ऐसे आएगा। निम्नलिखित में कौन भस्म है, इसका ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा तुरंत ले। ये आप समझ गए क्या, OH दिखेगा तो क्या कहेंगे, भस्म। OH दिखेगा तो भस्म। लेकिन अब देखो तो यहाँ पर ये इसमें OH ना दिख रहा है और ना H दिख रहा है, तो हम इसको ना अम्ल कहेंगे ना भस्म। तो अम्ल भस्म नहीं होगा तो क्या होगा, लवण होगा। ये समझ गए क्या, ये लवण टूटा। और एक और हम लोग देख रहे हैं जैसे H2SO4, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको बैटरी अम्ल के नाम से जानते हैं, लिख लो सल्फ्यूरिक अम्ल। जो बैटरी में तेजाब डलाता है उसी को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4। तो ये भी आयनों में टूट जाता है, H प्लस SO4, इस पे 2 आवेश रहता है। अब ये कहोगे कि कैसे, तो सल्फेट जो होता है इसका संयोजकता 2 होता है। जब 2 होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सल्फेट, ठीक है ना, 2 क्या करता है, ग्रहण करता है। अब कहोगे कि सर कैसे, सब आपको पता है कि 2 ग्रहण करता है। यही केमिस्ट्री में तो मेन दिक्कत हो जाता है ना। इसमें देखिए आपको क्या क्या करना है। अगर केमिस्ट्री आप आसान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तत्वों का नाम 30 तक, उसके बाद ऋण मूलक आपको पता होना चाहिए, ऋण मूलक ये सब। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है ना, गणित पढ़ने के लिए टेबल होता है ना, वैसे ही है ये तत्व। कम से कम 30 तक जानना है। अगर 10 क्लास तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो 30 तक आपको तत्व की जानकारी होना चाहिए। ऋण मूलक, फिर इसके संयोजकता के बारे में जानकारी होना चाहिए, संयोजकता, इसका संयोजकता आप लोग को पता होना चाहिए। ये सारा चीज आप लोग को 9 क्लास और 8 क्लास में सब सीखने को मिलता है, 9 क्लास में सीखने को मिलता है। जब ये सारा क्लियर हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, आर्हेनियस का परिभाषा। ये बोले अम्ल का परिभाषा हम लिख रहे हैं, अम्ल के बारे में लिखवा रहे हैं, अम्ल का परिभाषा। आर्हेनियस क्या बोले, ऐसे और साइंटिस्ट लोग हैं जिसे ब्रास्टन एंड लेरी है, लुइस है, ये सब अपना अपना एक परिभाषा बताया है अम्ल और भस्म के बारे में। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, केवल आर्हेनियस के बारे में, क्योंकि यही हमारा सिलेबस में है। ये ब्रास्टन एंड लेरी, लुइस, ये सब हम लोग आगे पढ़ना है। देखो अम्ल लिख लो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन क्या करता है बबुआ, H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। चलो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो बताओ, HCl एगो अम्ल है कि ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम लिखवा चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा, H+ आयन में टूट जाएगा, +Cl-। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये क्लियर हुआ। आर्हेनियस का अगर आ जाएगा परिभाषा लिखने के लिए, लिख लोगे आर्हेनियस का परिभाषा। ये आर्हेनियस अपना परिभाषा दिए हैं अम्ल के बारे में, क्योंकि जो प्राचीन साइंटिस्ट जो थे, माने पहले के साइंटिस्ट, वो उसके गुण पर, उसके जो व्यवहार जैसा कर रहा था अम्ल, उसके आधार पर दे रहे थे। आर्हेनियस क्या बोले कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, एक नोट लिखा है कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। ये जल में
विलेय भस्म को क्या कहते हैं, जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। ये कभी भस्म देता है या कभी क्षारक देता है। क्या देता है, क्षारक। कह देगा कि जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। समझ गए। तो यहां से क्या पता चलेगा कि सभी भस्म, जो सभी भस्म है वो क्षार होगा, सभी भस्म क्षार होगा, ये क्षार होगा। लेकिन सभी क्षार जो है वो भस्म नहीं होता है, ये याद कर लेना। सभी जो क्षार है वो भस्म नहीं होता है। सभी भस्म क्षार होता है लेकिन सभी क्षार भस्म नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। भस्म जो है राख है, उसको जब हम जल में घोलेंगे तो क्षार में बदल जाएगा, लेकिन जब ये क्षार है तो उसको हम भस्म में, सभी क्षार को भस्म नहीं कहेंगे। तो ये आप लोग समझ जाइएगा। अम्ल का परिभाषा आर्हेनियस के बता दिया ना। चलो अब भस्म का परिभाषा देखो। भस्म या आर्हेनियस के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्हेनियस भस्म का परिभाषा क्या दिए हैं, तो लिख लो, भस्म वे पदार्थ होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, देखिए हम ज्यादा बकवास नहीं करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं ना कि आपका कम टाइम लगे और मैं सारा चीज आपको समझाते चलूं, नहीं तो ज्यादा बकवास करने से क्या पता है क्या फायदा है। देखिए ये जितना है, ये अगर हम लोग अच्छे से डाउट क्लियर करते चल रहे हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चों। देखो अब भस्म क्या कहेंगे, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके क्या करेंगे, OH आयन प्रदान करेंगे। क्या करेंगे हुआ, OH आयन, OH ऋण आयन प्रदान करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ये ऋण आयन होता है, OH ऋण आयन होता है। भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं। बताओ, भस्म का परिभाषा आप याद कर लिए, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके OH आयन प्रदान करते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, हमने लिखा NaOH, ये भस्म है कि नहीं, कहोगे हाँ सर अभी तो आपने एग्जांपल में लिखवाया था। और यही सारा जितना हमने लिखवाया है ना, वही सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आपके एग्जाम में दूसरा भस्म नहीं आएगा, जितना हमने लिखवाया है यही सब एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए आता है। NaOH को जब जल में घुलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na+ में टूटेगा, लेकिन OH- ये आएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि NaOH जो है ये जल में घुल करके OH आयन ये हमको प्रदान दिया। तो हम कहेंगे कि आर्हेनियस का ये परिभाषा हुआ। आर्हेनियस का परिभाषा हुआ ना, भस्म वे पदार्थ होता है जो जल में घुल करके क्या कर रहा है, OH आयन प्रदान करते हैं। अब देखो उदासीनीकरण अब आ गया। उदासीनीकरण आप लोग पहले का चैप्टर में भी पढ़े होंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप पहले के चैप्टर में पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए जब अम्ल और भस्म को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा, A+ जल बनता है। अब चलो देखो कैसे, जैसे एगो अम्ल का नाम धरो, जैसे HCl एगो अम्ल हुआ कि ना, भस्म का नाम धरो जिसे NaOH, ये एक भस्म है। देखो इसमें H है और इसमें भी H है, लेकिन उससे पहले O लगा है, मतलब OH है। तो ये अम्ल और भस्म रिएक्शन करके लवण बनाता है NaCl। अभी बताया है कि NaCl एक नमक है और नमक लवण ही होता है। अब ये कैसे हम समझेंगे कि NaCl ही बनेगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और OH ये दोनों जुड़ करके क्या करेगा, जल बनाएगा। और Na जो है ये इसका धन मूलक है और इसका Cl जो है ऋण मूलक है। तो धन मूलक और ऋण मूलक मिल करके एक यौगिक बनाता है, ये आयनिक यौगिक होता है NaCl। अब बोलो क्या है, H है तो H2 और O हो जाएगा। क्या बनेगा बउआ, H2O। तो देखो तो ये जल का सूत्र है कि नहीं, H2O क्या है, जल का सूत्र है। तो अम्ल और भस्म रिएक्शन करके लवण तथा जल बनता है, तो उसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसे इसका परिभाषा आप लोग पहले का चैप्टर में पढ़े होंगे, लिखे होंगे। चलो देखो अब हम लोग अम्ल तथा भस्म के कुछ गुण जानते हैं। सबसे पहले अम्ल का हम लोग देखते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, लेकिन सब एक जैसा खट्टा नहीं होता है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, जैसे देखिए इंसान सब है, अगर मान लीजिए कि किसी को मारेगा
एक पतला आदमी तो उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसा ही हमारे देश के एक महान ग्रेट खली हैं, ग्रेट खली, अगर वो किसी व्यक्ति को मारेंगे तो कितना चोट लगेगा। तो वैसा ही समझ लीजिए कि ये जो अम्ल है सब में एक जैसा पावर नहीं होता है, कोई ज्यादा शक्तिशाली होता है, संचारक होता है, कोनो विषैला होता है, विषैला माने जहरीला, लेकिन कोनो हम लोग खाते हैं कोनो कोनो अम्ल को तो उससे कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए और ये पता आपको होगा भी। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अब देखिए संतरा नींबू ये दोनों खट्टा होता है, लेकिन इसमें अम्ल कौन पाया जाता है, तो याद कर लेना सिट्रिक अम्ल। इसको ब्लैक से लिखा जाए ताकि अच्छा दिखे, सिट्रिक अम्ल। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, गारंटी है एकदम, माने हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप कभी भी जाकर के देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, अगर नहीं आया होगा पदार्थ और उससे रिलेटेड अम्ल की कौन पदार्थ में क्या अम्ल है, तो फिर आप आकर के कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं आया है इस साल, कौन साल बाव नहीं जाता है, मतलब ये 1 नंबर का आपको बता रहे हैं। सेब में बताओ कौन सा अम्ल होता है, तो कहोगे सर इसमें मौलिक अम्ल होता है। क्या होता है, मौलिक अम्ल होता है, समझ जाओगे कि नहीं बोलो। सेब में कौन सा, मौलिक। इमली में बोलो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ये जानते हो टार्टरिक अम्ल कहाँ डलाता है, केक में, केक जो होता है ना तो केक में डलाता है। ऐसे इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दही में होता है बउआ लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद टमाटर देखो क्या है, टमाटर, टमाटर में क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल। बोलो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अमाशय रस, यही हमारे पेट में रहता है, इसको हम लोग HCl, मतलब HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो चाय, चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। क्या होता है, टैनिक। कैसे याद करेंगे, देखो चाय, चाय को हम लोग अंग्रेजी में टी बोलते हैं, टी को टे बोल दो, टे, ज्यादा इसको बना कर टे बोल दो। अच्छा चाय पियोगे तो क्या लगेगा, निक लगेगा, निक माने अच्छा, तो टैनिक। बोलो चाय में कौन सा अम्ल होगा, टैनिक। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक, इमली में टार्टरिक, सेब में मौलिक अम्ल और संतरा नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और देखो विटामिन सी है, और विटामिन सी का नाम आप लोगों को पता है क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक नाम है। क्या है, एस्कॉर्बिक। तो इसमें विटामिन में एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इसके रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, और इसी कारण इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है। कितना अच्छा है। लाल चींटी, इसमें बिच्छू भी लिख सकते हैं, बिच्छू, बिच्छू या बिच्छी। इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। क्या रहेगा दोस्त, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। एक चीज इसमें शायद हमको ना मिल रहा है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, हम कहीं लिख दें, ऊपर लिख दें क्या, सिरका। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्लियर है क्या, ये सारा क्लियर है। देखो ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा, एक एग्जाम में गारंटी है कि आएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषैले तथा तीव्र नाशक संक्षारक अम्ल। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगा, फिर भस्म के बारे में बताऊंगा। देखो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है जो संक्षारक होता है, लेकिन ये पेट में केवल 1% ही उसका मतलब सांद्रता होता है, माने तनु होता है। जो हमारे पेट में होता है ना वो तनु, तनु माने टूटा हुआ, तनु माने टूटा हुआ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl होता है, जिसमें केवल
अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा देखा जाए तो केवल 1% होता है। क्या होता है? 1%। तो बताओ अगर 100% होता तो क्या होता है? ये पूरा सब जल उल के खत्म। जैसे तेजाब होता है ना, तेजाब जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, कभी किसी के चेहरा पर फेंक देता है, लोग पूरा एकदम जल जाता है, तो ये उससे भी ये खतरनाक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारे पेट में ही मौजूद है। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो कुछ अम्ल होते हैं वो विषैले होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? विषैले होते हैं। अम्ल अम्ल जो होते हैं विषैले होते हैं। जैसे फिनाइल, फिनॉल, फिनॉल क्या? फिनॉल। फिनॉल आप लोग देखे हैं, जिससे घर या जो हॉस्पिटल रहता है, ज्यादा हॉस्पिटल को पोछने के लिए उसको जो नीचे क्या किया जाता है, पोछा लगाने के लिए जो यूज किया जाता है ना, वो फिनॉल होता है। और ये फिनॉल बहुत जहरीला होता है। इसके बाद अगर हम बोले सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी जहरीला होगा। आप लोग देखे होंगे बैटरी अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुआ क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल ये संक्षारक होता है। क्या होता है? संक्षारक। अच्छा, कैसे बुझाएगा संक्षारक? तो तेजाब लेकर के कहीं फर्श पे या कहीं हम लोग गिराएंगे तो पूरा उसको खनहार देता है, मतलब पूरा एकदम संक्षारित कर देगा। इसलिए हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? संक्षारक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? संक्षारक होगा। मानिए बहुत मजबूत होता है। लेकिन वही अगर हम लोग देखें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भस्मीय है। क्या है? भस्मीय। चलो इसको भस्म के बारे में जब भस्म बताएंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी हम लोग देखें मौलिक अम्ल जो सेब में पाया जाता है। क्या हम लोग सेब खाते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं। हम लोग सिट्रिक अम्ल, नींबू अभी खा रहे थे, देखो खा रहे थे नहीं, नींबू अभी पढ़ रहे थे, नींबू संतरा के बारे में। सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही खाते हैं तो ये उतना मजबूत नहीं होता है। इसमें भी अम्ल होता है लेकिन ये उतना मजबूत नहीं होता है, जिसके कारण हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सारा चीज समझ गए क्या? अम्ल के बारे में आप समझ गए। चलो अब तक इस भस्म के बारे में बता रहे हैं। देखो भस्म के बारे में अभी हमने लिखा NaHCO3, ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। देखो Na लिखा है ना, तो सोडियम। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सुनो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? क्षारीय होता है। जब हम मान लीजिए कि कुछ समय के लिए भूखे हो जाते हैं, कुछ समय तक भूखे रह जाते हैं, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या हो जाता है? स्रावित होने लगता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको पाचक रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाचक रस। पाचक रस स्रावित होता है, और यही पाचक रस स्रावित होता है और इसको भोजन पचाने के लिए मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भूखे रहते हैं। और जब ऐसा होता है और ये स्रावित होता है तो हमारे पेट में गैस बनने लगता है। क्या बनने लगता है बउआ? गैस बनने लगता है। सभी बच्चों बच्चियों को बोल रहे हैं, क्या बनने लगता है? गैस बनने लगता है। और ये गैस के कारण पेट में जलन उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है? जलन उत्पन्न होने लगता है। अब क्या करेंगे कि अब हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो गैस है इसको खत्म करने के लिए, गैस को खत्म करने के लिए या इस पर नियंत्रण पाने के लिए हम मिलाएंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर घर में बेकिंग सोडा हो या खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा बोलते हैं। कहोगे कि ये कैसे होता है? तो आप लोग जिलेबी खाए होंगे ना, तो जिलेबी में डाला जाता है, जहाँ पुआ जो घर पे बनता है उसमें भी डाला जाता है, केक जो बनता है उसमें भी डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है? ताकि जो चीज में हम डालें वो जल्दी पके। दूसरा ये मुलायम हो। मुलायम मतलब आप लोग तो जानते करते हैं मुलायम क्या होता है। तो ये गैस को अगर कम करना है तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है उसको पानी में घोल करके तुरंत पी सकते हैं। नहीं तो इनो, जो इनो होता है ना, अरे इनो काम करे मात्र 6 सेकंड में, इनो आप पी लीजिए। उसमें क्या होता है? एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड। एंटासिड या गैस वाला जो दवा होता है ना, तो वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, उसमें एंटासिड होता है। एंटासिड क्या करता है कि जो गैस बना हुआ है अम्लीय है,
अम्लीय है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये एंटासिड जो है ये क्षारीय है। क्या है बउआ? क्षारीय है। तो बताओ तो क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय, क्षार और अम्ल मिलके क्या करता है? लवण बनाता है। और लवण क्या होता है? लवण क्या होता है? उदासीन होता है। लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल। तो बताओ एंटासिड और अम्लीय जो गैस है, अम्लीय क्या है? गैस है। अरे अम्लीय माने HCl जो है ना, वो इसमें से स्रावित होकर के और गैस में बदल गया है। और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो गैस में बदलेगा तो हमको क्षार की जरूरत होगा ताकि ये उदासीन करे। और उदासीन जब करेगा तो उसका pH मान 7 हो जाएगा, जिसके कारण जो पेट में जलन हो रहा है वो नहीं होगा। तो ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये बुक में इसका लिखा हुआ है, नहीं तो इसका मैं क्वेश्चन आंसर सब करवाऊंगा तो उस समय ये सब बता दूंगा। अभी मैं सारा डाउट आपका क्लियर करते चल रहा हूं कि आपको याद, जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस समय आपको बहुत आसानी रहेगा याद करने में। चलो बउआ, अब हम लोग सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं। सूचक के बारे में हम लोग को पहले ही यहाँ थे, यहाँ पर आपको जानकारी दे देना चाहिए। सूचक, अच्छा सूचक मतलब इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर, इंडिकेटर जो होगा ये दो प्रकार का होगा। एक तो मानव निर्मित होगा, मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब इसको हम कहीं लेबोरेटरी में चाहे हम अपने से बना सकते हैं कहीं पर भी। और ये एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। ये जो मानव निर्मित है, अब बताओ इसको बनाएंगे क्या? तो कोई नेचर वाला चीज रहेगा लेकिन उससे उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब हम उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मानव निर्मित हुआ। और जो डायरेक्ट कुछ अपने से कुछ इंडिकेटर का काम करे तो उसको प्राकृतिक बोलेंगे। जैसे मानव निर्मित में हो जाएगा लिटमस पत्र। क्या हो जाएगा? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिटमस पत्र, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और प्राकृतिक में जैसे हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, उसके बाद हल्दी हो जाएगा। और क्या ले लेंगे? प्याज ले सकते हैं। प्याज भी इंडिकेटर के काम करता है, ये गंधीय सूचक होता है। क्या होता है? गंधीय सूचक। लौंग का तेल भी हो जाएगा। और बताओ लाल गोभी का पत्ता हो जाएगा, लाल गोभी, लाल गोभी का पत्ता। एक और मैं आपको बता दूं, चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है। और क्या हो जाएगा? फिनोल्फ्थैलिन हो जाएगा। मानव निर्मित आप समझ गए। लिटमस पत्र। अब चलो लिटमस पत्र के बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र जो है ये थाइलोफाइटा, क्या चीज? थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा नामक वृक्ष से, थाइलोफाइटा नामक एक वृक्ष है, माने एक समूह होता है। थाइलोफाइटा एक वर्ग है, समूह है, समूह। अब ये क्या होता है? जैसे हम बिल्ली की प्रजाति बोलेंगे, बिल्ली, बिल्ली बोल देंगे, बिल्ली का प्रजाति का समूह, बिल्ली का समूह या प्रजाति। तो इसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया। ये सारा जो है बिल्ली हो जाएगा, जंगली बिल्ली हो जाएगा। ये सब बताओ ये क्या है? तो बिल्ली के समूह का होता है। ऐसा ही एक ऐसा वर्ग रखा गया है थाइलोफाइटा, जिसको जीव विज्ञान में पढ़ना है लेकिन 10 क्लास में नहीं। कहाँ पढ़ना है? तो इसके बारे में हम 11 क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे। थाइलोफाइटा ये एक समूह है। थाइलोफाइटा के लाइकेन, क्या चीज बुआ? लाइकेन, लाइकेन नामक वृक्ष से, लाइकेन नामक वृक्ष से उसके छाल से निकाला जाता है लिटमस पत्र। लेकिन उसको निकाल करके ये पत्र जैसा बना दिया जाता है। इसका अगर रंग आपसे पूछा जाएगा, रंग, तो कह देना कि ये बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी, बैंगनी रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है। या कहीं कहीं आपको गुलाबी दिखेगा, क्या दिखेगा? गुलाबी। तो इसे घबराइएगा मत, क्योंकि ये ना तो पूरा गुलाबी कलर का ही होता है और ना ही पूरा बैंगनी कलर का ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। लिटमस पत्र जब दोबारा रिवीजन करवाएंगे तो उस समय आपको लिटमस पत्र का ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए सब दिखाएंगे। तो आप चैनल से मेरा जुड़ जाइएगा। बोलो लिटमस पत्र क्या करता है, कहां से आता है? तो थाइलोफाइटा समूह के एक लाइकेन नामक वृक्ष है, उससे निकलता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी कलर का। और आपको पीछे मैंने सिखाया है, क्या सिखाया बोलो? तो ये अम्ल में,
अम्ल में क्या करता है, तो ये नीला लिटमस पत्र को, नीला को क्या कर देता है, लाल। और वही हम भस्म में देखें, भस्म में तो ये क्या कर देता है, लाल से नीला कर देता है, लाल से नीला। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होने लगता है बाद में कि किसको लाल से नीला, नीला से लाल किसको क्या करता है। तो ये आप थोड़ा सा इस पे क्लियर हो जाइएगा। लाइकेन नामक वृक्ष से ये निकला जाता है। अब सुनो, इसके बारे में और थोड़ा सा बताते हैं। देखो, जो लिटमस है ना, जो लिटमस है ना, इसका लैब में यूज किया जाता है। कहाँ, लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र का कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में। लेकिन क्यों, आखिर क्यों इसको यूज किया जाएगा? तो देखो बउआ, अभी मैंने आपको प्राकृतिक सूचक मैंने बताया, जैसे प्याज मैंने बताया, फिनोल्फथैलिन बताया, हल्दी बताया, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके समाप्त हो जाने वाला है। चुकंदर है, तुरंत सड़ उड़ के खत्म हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता है, ये कितना दिन तक प्रयोगशाला में, रोज रोज जाके सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के उसमें रखना पड़ेगा। सब्जी माने वही लाल गोभी का पत्ता या चुकंदर रखना पड़ेगा, प्रयोग करना है। लेकिन ये जो लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र ये कागज जैसा होता है, इसको हम लोग बहुत सारा दिनों तक रख सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो यहां पर थे हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लिटमस पत्र है, अम्लीय में ये कैसा होता है, लाल, और क्षारीय में नीला। ऐसे मेथिल ऑरेंज है, ये क्या है, मेथिल ऑरेंज। ये क्या करता है, अम्लीय में नीला और क्षारीय में पीला कलर का हो जाता है। फिनोल्फथैलिन रंगहीन होता है और ये भस्म में क्या हो जाएगा, भस्म में क्षार में गुलाब हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। हल्दी जो है ये पीला होता है अम्ल में और लाल भूरा हो जाता है क्षारीय में। ये हल्दी वाला आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। क्या करोगे, हल्दी लेकर के उसको पानी में गर्म कर लेना है, कुछ समय तक गर्म करने के बाद उसको छान करके हल्दी को हटा देना है, पानी सिर्फ बचेगा। अब उस पानी में क्या कीजिए ना, एक नींबू ले लीजिए, नींबू आसानी से मिल जाएगा, नींबू ले लीजिए और एक सरफ ले लीजिए, सरफ का घोल बना लीजिए और 2 बीकर ले करके एक में हल्दी का पानी अलग और एक में हल्दी का पानी अलग रखिए। जब उसमें आप नींबू निचोड़ेंगे, क्या करेंगे, नींबू जब डालेंगे तो उसका रंग देखो कैसा रहेगा, तो हल्दी में ये पीला कलर का पीला कलर रहेगा। अरे हल्दी का रंग तो पीला ही होता है, तो अम्ल में उसका रंग पीला ही दिखेगा। लेकिन जैसे उसमें आप सरफ मिलाइएगा, वो पनिया का रंग वह लाल भूरा टाइप हो जाएगा। ये करके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा। चुकंदर, चुकंदर भी आप ले लीजिएगा और ये क्या होता है, तो ये अम्लीय में लाल बैंगनी कलर का, मतलब कि अगर सलाद काट रहे हैं और उसमें चुकंदर काट दिए और साथ में नींबू काट देंगे तो उसमें जैसा चुकंदर रहता है वैसा ना उसका रंग रहता है। अरे चुकंदर का रंग जो होता है लाल बैंगनी कलर, और उसमें हम अम्ल कौनो डालेंगे, कौनो अम्ल, तो उसका रंग में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब लाल बैंगनी कलर का ही रहेगा। और बताओ, अगर कौन क्षारीय से रिएक्शन करवा दिए तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ये पीला कलर का हो जाएगा। जो चुकंदर है उसको कुछ समय के लिए सरफ में चाहे कोई भी और क्षारीय चीज जो आपको दिख रहा है उसमें जब मिलाओगे ना तो उसका रंग पीला हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता ये लाल बैंगनी कलर का ही होता है, जैसा चुकंदर होता है ना उसन के कलर का होता है लाल बैंगनी, लाल बैंगनी कलर वाला जो लाल गोभी का पत्ता है। आप सर्च कीजिएगा ना गूगल से कि लाल गोभी का फोटो, मतलब तो आपको पता चल जाएगा कि किस कलर का है और किस कलर का है। और अम्ल में उसका वैसा ही कलर रहेगा, लेकिन जब ये क्षारीय से रिएक्शन करता है तो उसका कलर बदल के ग्रीन कलर हो जाता है, हरा कलर हो जाता है। चलो देखो आगे, लिटमस पत्र बता दिए। देखो एक चीज ये देखा जाए, अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जो अम्ल तथा भस्म है वो सब एक समान नहीं अभिक्रिया करता है। जिसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से। ये तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अच्छा कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे कि तेजी से रिएक्शन करता है? तो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम है, जैसे ही इसको अम्ल में डाला जाएगा ये तुरंत ले हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करता है अम्ल में अगर डाला जाएगा तो। लेकिन अगर भस्म में डाला जाएगा तो OH क्या करेगा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड मुक्त करेगा बहुत तेजी से, माने टाइम नहीं लगेगा ज्यादा।
लेकिन वही अगर हम लोग कोई अम्ल में, तेजाब में, चाहे कहीं पर अगर जिंक डाल दें, लोहा डाल दें, उसमें एल्यूमिनियम डाल दें, तो धीरे धीरे रिएक्शन करता है। क्या करता है? धीरे धीरे। जैसे अब बैटरी का जो तेजाब है वो ले लीजिए और उसमें एल्यूमिनियम का तार छोटा छोटा करके डाल दीजिए और एक बैलून लेकर के आप एक मतलब जो शीशा वाला बोतल होता है ना, उसमें रख दीजिए। मतलब आप पूरा आपसे समझिए, जो बैटरी और तेजाब है उसको हम एक बोतल में डाल देंगे, डाल दिए, और उसमें एल्यूमिनियम का तार डाल देंगे, एक बैलून लेकर के और उसके मुंह पे लगा देंगे। धीरे धीरे वो रिएक्शन करेगा और उसमें से गैस निकलेगा। जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस होगा और वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बउआ? तो ये बैलून में धीरे धीरे करके भर जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग कीजिएगा तो इस पे प्रतिबंध है, क्योंकि वो जो बैलून है ना उसमें हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बहुत विस्फोटक होता है, तो उससे जलने का भी खतरा रहता है। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा नहीं। हल्दी वाला जो मैंने बताया है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम नीचे आएंगे ना, हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे, तो यहाँ पर आपको तांबा मिलेगा, पारा मिलेगा, और इसमें मिलेगा, बता रहे हैं क्या मिलेगा? चांदी मिलेगा, सोना है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, इसका Ag होता है, इसका Au होता है, इसका Pt होता है, और ये सब कीमती धातु है। सोना और लिटमस बहुत कीमती है, ये लिटमस बोल रहे हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम आप ऋषभ पंत को या सलमान खान को देखे होंगे, ये हाथ में ब्रेसलेट लगा हुआ है और ऋषभ पंत गर्दन में एक माला लगाए हुए हैं सिकड़ी जैसा, तो वो प्लेटिनम का ही है। ये बहुत कॉस्टली होता है। और ये बता दें ये कौन से रिएक्शन में करता है, क्या करता है? ये अम्ल हो, ऑक्सीजन हो, कौन चीज रहेगा, ये कुछ से रिएक्शन नहीं करता है। ये एक चीज में घुलता है खाली एक्वारेजिया में। क्या में? एक्वारेजिया में, उसको साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। चलो बोलो, सोना और प्लेटिनम, चांदी, ये सब तीनों को क्या बोलते हैं? ये नोबल मेटल, नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातु। क्या बोलते हैं बउआ? उत्कृष्ट धातु बोलते हैं। समझ गए क्या? ये सबको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट धातु। अब बताओ सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। तो ये सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, और नहीं तो धातु अधातु में भी ये पढ़ना है।